फिर देखो इसमें सब्जी वाला भी कुछ बेच रहा है, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। चलो बेटा यहाँ पर देखो अच्छा यहाँ पर तो इसका मतलब हो गया कि जो वक्रता केंद्र से अगर रेखा हम खींचते हैं यह इस पृष्ठ पे क्या होगा, ये लंबवत होता है। इसीलिए आपका सी से जो लाइन अवतल दर्पण पे आता है या उत्तल दर्पण पे आएगा वो 90 होता है, इसलिए ये अभिलंब हुआ। अच्छा यहाँ पर भी ये भी देख सकते हैं, ये देखिए ये भी 90 है। यानी एक तरह से जो मुख्य अक्ष होता है, ये बेटा मुख्य अक्ष होता है, ये दर्पण पे क्या होता है, लंबवत होता है। यहाँ पर भी ये भी 90 है, ये भी 90 है। इसका मतलब ये देखिए ये मुख्य अक्ष ये लंबवत होता है। तो चलिए पहला नियम बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से जाती है, और उत्तल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरणें आती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष से आते हुए प्रतीत होती है। अपसरित का मतलब वही यहाँ से फैलती हुई प्रतीत होती है। अच्छा दूसरा हो गया आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, ये देखिए ये मुख्य फोकस हो गया, उससे गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। ये देखिए यानी अगर अवतल दर्पण का केस है तो जो किरणें फोकस से आएंगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कहेंगे अगर कोई किरण मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, यानी मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण अगर है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। बेटा आपको दोनों रे डायग्राम चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों साथ में आपको करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। अब आगे देख लीजिए रूल नंबर 3, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण। ये देखिए वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, अगर अवतल होगा तो वक्रता केंद्र की ओर वास्तव में किरण आएगी, और अगर उत्तल होगा तो वक्रता केंद्र की ओर किरण निर्देशित होती है, बस यहीं तक आएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पालिश है यहाँ आएगी नहीं, तो वो उसकी तरफ निर्देशित होती है, तो पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अच्छा क्यों हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझना चाहिए क्यों हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर वैसे लिख दिया हूँ, एक में बेटा यहाँ पर आपको परावर्तन के लिए एक फिगर बना देता हूँ। जैसे बेटा ये आपका परावर्तित पृष्ठ है, ये देखिए ठीक दर्पण है, ये अभिलंब है। अगर मान लो मैंने आपको बताया ना परावर्तन के लिए यहाँ आई होगा, ये ऐसे आर होगा इधर, अगर मान लो कोई किरण इस परावर्तक पृष्ठ पे अभिलंबवत गिरती है, ये देखिए पृष्ठ पे अभिलंबवत, अगर पृष्ठ पे अभिलंबवत गिरती है तो बेटा आप बता सकते हो आई कितना होगा। देखो अगर अभिलंबवत गिरती है तो अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक हो गए, तो आई बराबर यहाँ क्या होगा 0। अगर आई बराबर 0 हो गया तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, आर बराबर भी 0 होगा। इसका मतलब आर भी यहाँ क्या होगा 0 होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी आपतित किरण अभिलंबवत गिरती है तो परावर्तित किरण जो आएगी उसमें भी अभिलंब से वो कितना कोण बनाएगा 0। इसका मतलब पुनः उसी मार्ग से यह वापस हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ दिखा दिया है आई बराबर आर बराबर 0। तो एक चीज़ बेटा याद रखेंगे, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होती है, ठीक है, अवतल दर्पण के केस में, उत्तल दर्पण के केस में और अवतल दर्पण के केस में तो सीधे वक्रता केंद्र से जाएगी ही, तो यह पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, वापस हो जाती है। ये रूल नंबर 3 है। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 में। नियम नंबर 4 क्या है, नियम नंबर 4 है, ये देखिए मान लीजिए आपका ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल यानी ध्रुव हो गया। अगर कोई किरण प्रकाश की किरण बिंदु P पर यानी ध्रुव पर अगर कोई तिरछी तीर्यक की दिशा में आती है, यानी यह मुख्य अक्ष से अगर कोई कोण बनाते हुए आती है, तो आपको मालूम है बेटा यह मुख्य अक्ष जो होगा वो इस दर्पण पे लंबवत है,
इसका मतलब अगर जितना कोण ये आई होगा परावर्तन के नियम से उतना आर बनाते हुए किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। यानी बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती हैं, याद रखेंगे। इसी तरह से ये देखिए, ये तो अवतल दर्पण के केस में हो गया और ये हमारा उत्तल दर्पण के केस में। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे हर जगह भी यहाँ अवतल और उत्तल तो लिखा नहीं हूँ, लेकिन हमें लगता है कि आप अब समझ गए होंगे पालिश देख करके। मैंने एक तो यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि ये अवतल है और ये उत्तल है। तो आज का बेटा लेक्चर हमारा यही रहा है कि गोली दर्पण यानी अवतल हो चाहे उत्तल हो, हम प्रतिबिंब जब भी बनाएंगे विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रख करके, तो हम रे डायग्राम कैसे खींचेंगे। तो ये 4 आपके पास रूल है, इस 4 में से कोई 2 हम यूज करते हैं। आपको 2 यूज करके हम दिखाएंगे। तो आज तो मैं फ़िलहाल आज इतना ही आपको बताता हूँ। कल की वीडियो में मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा कि जो प्रतिबिंब बनते हैं या जो साइन कन्वेक्शन है, यानी प्रकाश की किरण किधर से आती है किधर जाती है, प्रतिबिंब कब धनात्मक होता है कब ऋणात्मक होता है, दूरी कब धनात्मक होता है कब ऋणात्मक होता है, ये सारी चीज़ें कल समझाएंगे। उसके बाद फिर आगे का लेक्चर हम करेंगे। तो बेटा, मैं इसका इमेज आपको इसकी कॉपी भेज दे रहा हूँ। आप दोनों अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के केस में ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा चारों का। अगर ये 4 आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बस आपको रे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं 2 का हम हमेशा यूज करेंगे। और थोड़ा याद रखना बेटा, उत्तल दर्पण की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि उत्तर दर्पण में केवल 2 ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा इसके तुलना में कुछ आपको दिक्कत लगेगा कि ये रे ऐसे चली जा रही है ऐसे आ रही है। और तल में तो थोड़ा सा ठीक रहता है कि क्लियर हो। उत्तल दर्पण में थोड़ी सी रे डायग्राम आपको परेशान कर सकती है। तो आप कुछ करना नहीं है बेटा, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। कल के बाद, कल का जब मेरा लेक्चर हो जाएगा तब मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क देना शुरू करूँगा। फिलहाल आज आपको होमवर्क दे देता हूँ। आज आप क्या करेंगे, घर पे जो परावर्तन के नियम हैं उसको आप रे डायग्राम बनाते हुए स्वयं से लिखेंगे बिना देखे। दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, जो मैंने आपको गोली दर्पण का आज का प्रतिबिंब बनाने के नियम बताया हूँ, इसको आप खूब प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के बाद कोई बच्चा अगर अपने से खींचता है तो हमें कॉपी भी भेजे। फिर अब आपको कोई भी इसमें दिक्कत होगी कुछ भी समझने में, आप हमसे अवश्य पूछेंगे। मैं भी इस लेक्चर में उपलब्ध हूँ, आप वीडियो देखिए। कहीं क्वेश्चन हो बेटा आप ज़रूर पूछिए। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको पाठ 10 का NCERT मटेरियल भेजा है उससे आप पढ़ते रहिए। आप देखेंगे उस ई बुक को, जो आपको PDF मैंने दिया हुआ है, सब चीज़ वही है। उसी क्रम से ही मैं आपको आगे पढ़ाता जा रहा हूँ। आप पहले बुक पढ़ो, उसमें जो चीज़ें दिक्कत लगती हो मैं जब पढ़ाता हूँ उससे आप समझने की कोशिश करो। फिर भी नहीं समझ में आता है तब आप ज़रूर पूछेंगे। ठीक है बेटा, ओके। फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।